नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव शुरू होने वाला है। दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर का इलेक्शन होने वाला है। जिस तारीख का इंतजार था वो तारीख आज पता भी चल गई। चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होगा और 1 जून तक वोटिंग होगी। 7 फेज में इलेक्शंस होंगे। 4 जून को नतीजे सामने आ जाएंगे। अब बस एक ही सवाल बार बार पूछा जाएगा, 4 जून मंगलवार क्या मोदी होंगे 400 पार? 2024 का ये लोकसभा चुनाव क्या सच में एक तरफा चुनाव है? मोदी के सामने कोई नेता टिक नहीं पाएगा या सारे अनुमान गलत साबित हो जाएंगे? क्या 400 सीट वाली लहर चलनी शुरू हो गई है या 400 की बात करना अभी बहुत जल्दबाजी होगी? हिंदुस्तान के इतिहास में अब तक सिर्फ एक बार साल 1984 में राजीव गांधी को 400 से ज्यादा सीटें मिली थी। 400 सीट वाला बहुमत नेहरू और इंदिरा गांधी को भी नहीं मिला था। लगातार 3 चुनाव इंदिरा गांधी भी नहीं जीत पाई थी। चुनाव की तारीख आ गई। वोटर के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? क्या नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड बनाने वाले हैं? चुनाव की तारीख सुनने के बाद आपके मन में जितने भी सवाल हैं, हर पॉलिटिकल सवाल का जवाब जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। तारीख 4 जून मंगलवार। नरेंद्र मोदी 400 पार। 400 से एक सीट कम नहीं, मोदी को 400 से ज्यादा ही चाहिए। 19 में 303 थे, 24 में मोदी को 97 सीट और चाहिए। 400 का मैजिक फिगर चाहिए ही चाहिए। इधर चुनाव का ऐलान हुआ, उधर मोदी ने भी कह दिया देश ने कितनी सीटों पर मोदी को जिताने का प्रण ले लिया। देश ने नतीजों का ऐलान कर दिया है। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार कांग्रेस के लोग भी कहने लगे हैं, हमारे विरोधी कह रहे हैं अब की बार। मोदी जहां 4 सीट पर हैं, वहां भी जाकर 400 पार ही कह रहे हैं। मोदी जहां 0 सीट पर हैं, वहां भी घूम घूम कर 400 ही बोल रहे हैं। मोदी जहां डबल डिजिट में हैं, वहां भी 400 पार की स्क्रिप्ट ही पढ़ रहे हैं। चुनाव के ऐलान के बाद 4 उंगलियों पर मोदी के 400 वाले कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? अब की बार इसकी वजह यह है कि अब की बार मोदी 19 के मुकाबले 17 सीट बढ़ाकर ही अपनी काउंटिंग शुरू कर रहे हैं। मोदी की पार्टी 24 में 320 सीटों को लेकर फुल कॉन्फिडेंट है, यानी इतनी सीटें तो बीजेपी को आनी ही आनी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगले 35 दिनों तक मोदी को सिर्फ 50 सीटों पर मेहनत करनी है, क्योंकि अगर मोदी की पार्टी का स्कोर 370 तक पहुंच गया तो एनडीए अपने आप 400 के पार चली जाएगी। और इसके पीछे की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़े क्राउड पुलर, सबसे बड़े पॉलिटिकल अट्रैक्शन नरेंद्र मोदी ही होंगे। और मोदी की बातों में रिकॉर्ड तोड़ जीत का ये कॉन्फिडेंस अभी से दिखने लगा है। मोदी ने चुनाव का बिगुल कुछ इस अंदाज में बजा डाला है। जो अभी मैंने टीवी पे देखा, 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने जा रहा है। तारीखों के औपचारिक ऐलान के पहले ही देश की जनता ने, देश ने नतीजों का ऐलान कर दिया है। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार
2024 के चुनाव 7 चरणों में होंगे। 19 अप्रैल को पहले फेज के लिए वोट डाले जाएंगे। 4 जून को 24 के चुनाव के नतीजे आएंगे, यानी 47 दिनों के सबसे बड़े पॉलिटिकल युद्ध के बाद पता चल जाएगा अब की बार दिल्ली में कौन आएगा। सारे सर्वे, सारे ओपिनियन पोल एक ही नाम की ओर इशारा कर रहे हैं। वो नाम है नरेंद्र मोदी का। सवाल है विरोधी कहां खड़े हैं। मोदी ने तो चुनाव के ऐलान वाले दिन ही अगले 47 दिनों का कैलेंडर जारी कर दिया है। किस फेज में किन राज्यों की कितनी सीटों पर कमल खिलेगा, मोदी ने इसका पूरा कैलकुलेशन कर लिया है। और इस कैलकुलेशन को अब हम हर राज्य के हिसाब से फेज वाइज समझते हैं। सबसे पहले यूपी की 80 लोकसभा सीटों की बात करते हैं। यहां 7 फेज में चुनाव होंगे। फर्स्ट फेज में 8, सेकेंड फेज में 8, थर्ड फेज में 10, फोर्थ फेज में 13, फिफ्थ फेज में 14 और सिक्स्थ फेज में 14। सेवेंथ फेज में यूपी की 13 सीटों पर मतदान होगा। यूपी में बीजेपी 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है। तमाम ओपिनियन पोल से भी यही क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में एनडीए 75 का आंकड़ा आसानी से पार कर रहा है। यानी यूपी से जो मोदी की लहर उठेगी वो देश के दूसरे हिस्सों तक भी पहुंचेगी। चुनाव के ऐलान के बाद मोदी के शब्दों में इसका हिंट छिपा है। मोदी के वो शब्द हैं, बीजेपी एनडीए पूरी तरह तैयार है। भारत के हर कोने से अब की बार 400 पार की ही आवाज आ रही है। विपक्ष के पास न कोई मुद्दा है, न कोई दिशा है। विपक्ष सिर्फ गाली देना, वोट बैंक की राजनीति करना जानता है। जनता परिवारवादियों और भ्रष्टाचारियों को स्वीकार नहीं करेगी। मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 9 अलग अलग पोस्ट में पूरे थ्रेड में डिटेल रोड मैप बताया है। 24 में एनडीए 400 पार कैसे जाएगी, हैट्रिक कैसे बनाएगी। मोदी ने मेरा भारत मेरा परिवार वाले टेक्स्ट के साथ इसका पूरा लेखा जोखा दे दिया है। चूंकि बात यूपी की हो रही है तो ये डेटा देख लीजिए। यूपी के 23% यादव, 29% जाटो, 45% नॉन जाटो दलित, 84% ब्राह्मण, 82% ठाकुर, 83% राजभर, 74% निषाद, 82% जाट, 69% मौर्य, 69% कुर्मी और 73% वैश्य समुदाय के लोगों का मत एनडीए को मिल सकता है। ये इंडिया टीवी सीएनएक्स के आंकड़ों से पता चला है। इस बार यूपी में एनडीए अपना वोट शेयर 19 के मुकाबले बढ़ा सकती है। 51.19% से 53.16% तक पहुंच सकती है। राम लहर का असर, मोदी के काम का असर पूरे उत्तर प्रदेश पर दिख रहा है। 80 सीटों में से मैक्सिमम सीटों पर कमल खिलने का संकेत मिल रहा है। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को रिकॉर्ड सीटों पर जिताने का संकल्प ले लिया है और आपने घोषणा कर दी, अब की बार देखो मोदी मेरी जेब में है। और ये सिर्फ वादा नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। लेकिन एक गारंटी मुझे आपसे भी चाहिए, मिलेगी? आपकी गारंटी मुझे मिलेगी? आपसे मुझे एक गारंटी चाहिए, मेरे से आपको सैकड़ों गारंटी मुबारक है। आपकी गारंटी मिलेगी? हाथ ऊपर करके बताइए, गारंटी मंजूर? गारंटी मिलेगी? मुझे गारंटी चाहिए। बीजेपी की जीत हर एक लोकसभा सीट पर यहां की जनता पक्की करे।
अब आपको ये गारंटी देनी है कि कांग्रेस वाले कितने भी झूठ बोल लें, साजिश कर लें, लेकिन इस बार इनका खाता नहीं खुलना चाहिए। आप ये गारंटी देंगे? ये गारंटी देंगे? इधर से भी देंगे गारंटी, उधर से भी देंगे। और इसके लिए आपको कमल के निशान पर बटन दबाना है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में बीजेपी को जिताना है। यूपी का मिजाज बता रहा है कि अखिलेश और राहुल की जोड़ी का अब की बार वहां भी कोई आसरा नहीं है। समाजवादी पार्टी यूपी में सिंगल डिजिट में सिमट सकती है, 2 पर अटक सकती है। राहुल की पार्टी का खाता खुलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस वाले अभी भी खुद को बब्बर शेर बताकर क्लीन स्वीप का दावा कर रहे हैं। पूरी तैयारी के साथ हमारे देखिए एक कार्यकर्ता लगे हैं और हम सब लोग दिन रात, हमारा साथी इंतजार कर रहा था कि जल्द से जल्द चुनाव की घोषणा हो और हम लोग चुनाव में कूदें। आज ये चुनाव की तारीख आ गई है, हमारा एक साथी तैयार है लड़ने के लिए। हमारा बब्बर शेर कार्यकर्ता निश्चित तौर से मजबूती से लड़ेगा और चुनाव जीतेगा। मैं समझता हूं कि इस बार पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से हम सफाया करके रहेंगे। तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लोगों को अमेठी रायबरेली में है कि कौन लड़ेगा अमेठी और कौन लड़ेगा रायबरेली। अरे रायबरेली अमेठी के साथ बनारस को भी जोड़िए, इंटरेस्ट तो वहाँ भी होना चाहिए। तो अमेठी रायबरेली गांधी परिवार और कांग्रेस परिवार की सीट रही है और निश्चित तौर से वहाँ से प्रस्ताव भी गया है कि वहाँ से गांधी परिवार के लोगों ने जिस तरीके से सेवा आम जनता की है, आम जनता की डिमांड है कि वहाँ से गांधी परिवार के लोग आवें और लड़ें। ये वहाँ की जनता की डिमांड है। अब आपको बिहार लेकर चलते हैं। यहाँ 40 सीटों का सवाल है। मोदी नीतीश की जोड़ी साथ साथ है, उधर कांग्रेस आरजेडी साझेदार हैं। बिहार में भी 7 फेज में वोटिंग होगी। पहले चरण में 4 सीट, दूसरे चरण में 5 सीट, तीसरे चरण में 5 सीट, चौथे चरण में 5, पांचवें चरण में 5, छठे चरण में 8 और 7वें चरण में 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बिहार का ओपिनियन पोल भी बता रहा है अब की बार एनडीए 35 सीटें जीत सकती है। इंडिया गुट 5 पर अटक सकता है। तेजस्वी और राहुल जोर आजमाइश तो खूब कर रहे हैं, जातिगत समीकरण बिठाने की कोशिश भी कर रहे हैं, मगर ग्राउंड पर इसका फायदा होता नहीं दिख रहा। बिहार की पॉलिटिकल पिच पर हर जाति, हर वर्ग के बीच मोदी का ही मैजिक चल रहा है और ये हमारे ओपिनियन पोल से भी पता चल रहा है। बिहार के 62% हिंदू एनडीए के साथ जा सकते हैं, 6% मुस्लिम भी एनडीए को मतदान कर सकते हैं। कास्ट वाइज देखें तो 14% यादव, 80% कोयरी, 76% कुर्मी, 71% दलित पासवान, 65% दलित रविदास, 82% ब्राह्मण, 75% राजपूत, 70% भूमिहार, 66% कायस्थ, 86% वैश्य और 68% मल्लाह एनडीए के खाते में अपना वोट डाल सकते हैं। मोदी और नीतीश के साथ आने के बाद बिहार की चुनावी पिच का पूरा कास्ट इक्वेशन बदल चुका है। आरजेडी इस बार भी 4 सीटों पर अटक सकती है। कांग्रेस 1 से ज्यादा सीटें जीतने की स्थिति में नहीं दिख रही है। कौन बनेगा देश ने सोच नहीं रखा है, बल्कि पूरा देश ने नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया है 400 के पार। विपक्ष तो 14 में भी विपक्ष यही कह रहा था, 19 में भी विपक्ष यही कह रहा था और अभी भी यही कहा। बड़ा शोर शराबा हुआ और एक गाना नहीं है, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरे कोई वहाँ गिरे। आज कहाँ है स्थिति? दिन में तारे बहुत लोग देखते हैं, सपने भी देखते हैं, देखें ना, उसमें क्या अंतर है? हम तो जमीन की बात कर रहे हैं। आप सर्वे किए हैं, फिर सर्वे करके देख लीजिए और उन्हीं लोगों को रख लीजिए साथ में, जनता जवाब देगी। यूपी बिहार तो हो गया, अब आपको महाराष्ट्र लेकर चलते हैं।
यहाँ दोनों ही खेमों में सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला निकाला जाना बाकी है, मगर इंडी के मुकाबले एनडीए फिलहाल मजबूत पिच पर है, क्योंकि उसके साथ मोदी फैक्टर है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर 5 चरण में चुनाव होंगे। फेज 1 में 5 सीट, फेज 2 में 8 सीट, फेज 3 में 11 सीट, फेज 4 में 11 सीट और फेज 5 में 13 सीट। इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे बता रहा है महाराष्ट्र में अब की बार एनडीए 43.34% वोट शेयर को 49% लेकर जा सकती है। 48 में से 35 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस यहां भी 2 सीट के साथ सिंगल डिजिट में निपट सकती है। उद्धव ठाकरे का गुट भी 8 सीट पर अटक सकता है। शरद पवार गुट 3 पर लुढ़क सकता है। हम दावे के साथ कहते महाराष्ट्र से पिछले समय जितने सांसद चुनकर आए थे उससे ज्यादा सांसद इस बार चुनकर आएंगे। सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी 2019 के मुकाबले अपनी 2 सीट बढ़ा रही है। इसका सीधा सा इंडिकेशन ये है कि मोदी का मैजिक वहां भी दिख रहा है और ये इंडी गुट के लिए बुरी खबर है। इसी का असर है कि इंडी अलायंस के नेता चुनाव के ऐलान के तुरंत बाद ईवीएम को कोसने लगे हैं। चुनाव आयोग को भला बुरा कहकर अभी से संभावित हार के बहाने बनाने लगे हैं। सालों से आप देख रहे हैं चुनाव आयोग किस प्रकार से काम कर रहा है। ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग और मोदी जी, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये लोगों की मन की आशंका है। अब चुनाव आयोग ने दिखाना चाहिए कि हम स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। ये उनकी जिम्मेदारी है। आपने चुनाव घोषित किया है ना, तो अभी आपकी जिम्मेदारी है लोगों के मन में विश्वास और विश्वास जो पैदा हुआ है चुनाव आयोग के बारे में वो दूर करे। अब आपको सबसे हाई वोल्टेज वाले राज्य में लेकर चलते हैं, यानी पश्चिम बंगाल, जहां लोकसभा की 42 सीटें हैं। मोदी चुनाव के ऐलान से पहले ही बंगाल के कई राउंड लगा चुके हैं। अब यहां मोदी का चुनावी प्रचार फुल स्पीड में रफ्तार पकड़ेगा। यूपी की ही तरह बंगाल में भी चुनाव 7 चरणों में होंगे। फेज 1 में 3 सीट, फेज 2 में 3 सीट, फेज 3 में 4 सीट, फेज 4 में 8 सीट, फेज 5 में 7 सीट, फेज 6 में 8 सीट और फेज 7 में 9 सीटों पर मतदान होगा। सर्वे का डेटा बता रहा है कि बंगाल में भी अब की बार बीजेपी 2019 के 40.64% वोट शेयर से 42.89% पर पहुंच सकती है। बंगाल में 59% हिंदू बीजेपी को और 31% हिंदू टीएमसी को वोट दे सकते हैं। कास्ट वाइज देखें तो 42% ब्राह्मण, 51% वैद्य, 60% कायस्थ, 61% मतुआ समुदाय, 70% राजवंशी, 68% गोरखा बीजेपी को वोट दे सकते हैं। दीदी की पार्टी 21 सीटों के आसपास रह सकती है, जबकि बीजेपी 20 सीट जीत सकती है। कांग्रेस यहां भी 1 सीट के साथ सिंगल डिजिट में सिमटती दिख रही है। यानी अभी तक मोदी विरोधी गुट में जितनी भी पार्टियां हैं, उनमें सिर्फ टीएमसी इकलौती ऐसी पार्टी है जो डबल डिजिट में जाती हुई दिख रही है। बाकी का ग्राफ सिंगल डिजिट में ही है। लेकिन ये भी तय मानिए कि जैसे ही मोदी की चुनावी रैलियां बंगाल में स्पीड पकड़ेंगी, बीजेपी की सीटें तेजी से बढ़ेंगी। दूसरे ओपिनियन पोल्स के आंकड़े भी यही इशारा कर रहे हैं। खुद मोदी भी अपने परिवार से यही कह रहे हैं। मोदी को आपसे वोट लेकर अपने परिवार के लोगों के लिए कुर्सी और अपने परिवार के लोगों के लिए बैंक बैलेंस की व्यवस्था नहीं करनी है। मोदी का तो परिवार 140 करोड़ देशवासी है और न ही मोदी को कुर्सी पर बैठ करके सत्ता सुख भोगना है। 23 साल से पहले मुख्यमंत्री के रूप में और अब प्रधानमंत्री के रूप में
आपने मुझे सेवा का मौका दिया है। मैंने एक दिन भी मेरे लिए कभी उपयोग नहीं किया है। अगर मैंने कुछ किया है, अगर मैं जिया हूं, अगर मैं दिन रात काम करता रहा हूं, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे 140 करोड़ परिवारजनों के लिए। कांग्रेस यूपी में 0, बिहार में सिंगल डिजिट, बंगाल में सिंगल डिजिट में सिमटती दिख रही है। मगर कांग्रेस वाले अभी से 4 जून राहुल पीएम वाला पोस्टर बनाकर बैठ गए हैं। कमिंग सून वाला स्लोगन देने में जुट गए हैं। पोस्टर बनाना एक बात है, यात्रा निकालना एक बात। मगर ऐसा करके भी कांग्रेस अपने मतों की संख्या नहीं बढ़ा रही है। कमोवेश यही हालात दक्षिण में भी दिख रहे हैं। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर वोटिंग पहले चरण में ही हो जाएगी। केरल की सभी 20 सीटों पर दूसरे चरण में, तेलंगाना की सभी 17 सीटों पर चौथे चरण में मतदान होगा। कर्नाटक की 28 सीटों में से 14 सीटों पर दूसरे राउंड में और बाकी बची 14 सीटों पर तीसरे राउंड में मतदान होगा। और इन सभी सीटों पर इस वक्त सिर्फ एक ही लहर दिख रही है। एक ही नेता के लिए भीड़ जुट रही है और वो नेता कोई और नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तेलंगाना में मोदी को न सिर्फ अपना वोट शेयर बढ़ाना है, बल्कि डबल डिजिट में भी जाना है। तेलंगाना में मोदी के इस क्रेज का पहला ट्रेलर शुक्रवार को दिखा और दूसरा ट्रेलर शनिवार को दिखा, जब मोदी एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। तब एक छोटी बच्ची अपने प्रधान सेवक की ओर हाथ दिखाकर इशारा कर रही थी और मोदी उसे अपना आशीर्वाद दे रहे थे। मोदी ने इसी तरह तो अपना परिवार मजबूत किया है। 17 की 17 सीटें जीतने का वादा अपने परिवार से लिया है। कल मैंने देखा और आज यहां भी देख रहा हूं, तेलंगाना के लोगों ने मोदी को फिर से वापस लेने का फैसला सुना दिया है। तेलंगाना भी कह रहा है, तीसरी बार इस बार तेलंगाना में सभी लोकसभा की सीट भाजपा का कमल खिलना चाहिए। और आपको एक बात और भी याद रखनी है, तेलंगाना के लोगों की बात सीधी मुझ तक दिल्ली में पहुंचे, इसके लिए मुझे यहां सभी सांसद जीत करके आए तो बहुत बड़ी मदद मिल जाएगी, ताकि मैं आपकी अच्छी सेवा कर सकूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी हर अपेक्षा पूरी करने के लिए मैं दिन रात एक कर दूंगा। सर्वे का डाटा बता रहा है कि तेलंगाना में इस बार बीजेपी 19.65% से सीधे 27.52% वोट शेयर हासिल कर सकती है। वहां कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद बीजेपी एक सीट ऊपर उठकर 5 सीट जीत सकती है। कांग्रेस यहां भी 9 पर अटक सकती है। यही पैटर्न तमिलनाडु में भी दिख रहा है। तमिलनाडु में बीजेपी 3.62% वोट शेयर से 18.18% पर जाती दिख रही है। 2019 में 0 सीट से अब की बार 4 सीट जीत सकती है। कांग्रेस यहां भी 6 सीट पर रह सकती है। रही बात कर्नाटक की, तो वहां भी कांग्रेस की सरकार है। बावजूद इसके एनडीए 28 में से 24 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस यहां भी 4 सीटों के साथ सिंगल डिजिट में फंस सकती है। ये आंकड़े तब के हैं जब चुनाव के ऐलान से पहले साउथ मोदी में दिख रहा है।
अब चुनाव का ऐलान हो चुका है। सोचिए मोदी इस लहर को किस लेवल पर लेकर जाने वाले हैं। कांग्रेस और करप्शन के गठजोड़ को एक्सपोज करके मोदी अभी से माहौल बनाने लगे हैं। दक्षिण में बीजेपी को मिल रहे इस भारी समर्थन का ही नतीजा है कि इंडी अलायंस और कांग्रेस के लोग भी कहने लगे हैं, और आपके यहां के एक नेता ने तो पार्लियामेंट में कह दिया, हमारे विरोधी कह रहे हैं अब की बार कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो चाहे कितने भी कपड़े बदल ले, कांग्रेस की करतूतें नहीं बदलती। एक बार कोयले से कालिख दूर हो सकती है, लेकिन कांग्रेस से करप्शन दूर नहीं हो सकता। इन परिवारवादियों के लिए करप्शन ही ऑक्सीजन है। कर्नाटका को कांग्रेस ने अपना फैमिली एटीएम बना लिया है। कांग्रेस भी ये जान चुकी है कि ये दोबारा सरकार नहीं बना पाएंगे, इसलिए कांग्रेस का एक ही एजेंडा बचा है, जितना लूट सको लूटो। क्या आप लूटने देंगे क्या? सभी सीटों पर भाजपा को जिताएंगे? आप पक्का जोर लगाएंगे? हर पोलिंग बूथ में जाएंगे? बीजेपी की जीत पक्की करेंगे?